गांव के मौजूद हमारे सरपंच प्रतिनिधि और हमारे आसपास के गांवों से आए हुए अध्यापक साथी, नौजवान युवा क्लब के साथी और बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं दिलीप जी बात कर रहे थे कि ढूंढियावाड़ी पिछड़ा इलाका है। उन्होंने यहाँ से अपनी बात की शुरुआत। मुझे लगता है कि इससे प्रोग्रेसिव, इससे चेतना वाला, इससे आगे बढ़ा हुआ गांव मुझे फिलहाल सिरसा में कोई नज़र नहीं आता। इसलिए कि आप लोगों ने भगत सिंह के ऊपर चर्चा करने के लिए दिन रखा। अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई भगत सिंह के जन्म के कार्यक्रमों को लेकर के। सिरसा जिला में पहला कार्यक्रम ढूंढियावाड़ी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस गांव के विद्यालय के प्राचार्य श्री नथुराम जी, गांव के बाकी मौजूद लोग, नौजवान सभा और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे, आप सभी को मुबारकबाद कि आपने भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये बातचीत हमें मौका दिया, मुझे मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ है, भगत सिंह को दुनिया से गए 93-94 साल हो गए हैं। अभी नौजवान साथी कह रहे थे कि सरकारों ने उसे नज़रअंदाज किया, भगत सिंह का लिखा, भगत सिंह के बारे में लिखा, हमें पढ़ने को नहीं दिया। फिर क्या चीज है कि 94 साल की शहादत के बाद भी सब लोगों को भगत सिंह ही याद आता है? मतलब क्या चीज है उसके अंदर जो हमें याद करने के लिए मजबूर करता है भगत सिंह के बारे में? कोई सरकारी आदेश नहीं है, पढ़ने को भी नहीं दिया जाता, भगत सिंह पर कार्यक्रम करने को भी नहीं दिया जाता, और शायद करने वालों को कोई बहुत आदर की नजर से भी नहीं देखा जाता है। मैं विभाग की और सरकार की बात कर रहा हूं। तो मेरे सामने ये एक प्रश्न है कि वो क्या चीज है कि हम भगत सिंह को अपनी स्मृतियों में साथ लेकर चलते हैं। बहुत छोटे बच्चे, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको भी भगत सिंह का नाम पता है। भगत सिंह का नाम लेते ही आप क्या बोलते हो? इनकलाब आप बोल देते हो। तो ये ज्ञान कहां से आ रहा है? फिर ये जानकारी कहां से आ रही है? मुझे लगता है भगत सिंह ने जिंदा रहते इस बात को पहचान लिया था, अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से पहचान लिया था। उन्होंने अपनी शहादत के 20 दिन बाद, शहादत का दिन पता है क्या आपको? क्या है? 23 मार्च 1931। ठीक है ना? हम उधर से शुरुआत करते हैं, जन्मदिन को शहादत वाली बातों से शुरुआत करते हैं। तो अपनी शहादत से 20 दिन पहले 3 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने भाई कुलवीर को एक खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी एक। वो घर परिवार को लिखी गई आखिरी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में भगत सिंह ने, जो मैं कह रहा था कि भगत सिंह ने इस बात को पहचान लिया था, जो
आज भी आपकी स्मृतियों में टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि देश के लिए अकेले भगत सिंह ने जान दी। फांसी पर अकेला भगत सिंह नहीं चढ़ा। भगत सिंह से पहले करतार सिंह सराभा वगैरह और उसके साथी, उसके भगत सिंह के साथी जो राजेंद्र लाड़ी वगैरह, अशफाकुल्ला वगैरह, बाकी बहुत से शहीद हुए हैं। लाखों लाख अनाम शहीद हुए हैं आजादी के आंदोलन में। तो भगत सिंह की ऐसी क्या शहादत थी? वो भी एक आदमी था, लेकिन उन्होंने जो कुलवीर को खत लिखा था उसमें एक गजल लिखी थी, और उस गजल की आखिरी पंक्तियां थी, वो आप याद रख सकें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने राजकुमार जी को जब बात हुई थी आपसे बात करने की, तो मैंने कहा था एक तो स्टेज नहीं होना चाहिए, और अब भी मैंने इन सब को छोड़ करके आपके साथ बात करना तय किया है। मैंने ये लेक्चर स्टैंड आपकी तरफ करवाया है, नजदीक करवाया है आपसे। मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ उसमें। मुझे लगता है कि अगर हमारे बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी चीज़ों को आत्मसात करेंगे, समझेंगे, तो ये बात आगे चलेगी और दूर तक जाएगी। तो उनका शेर था जो उस गजल का अंतिम, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, कुलवीर को लिखा था 3 मार्च 1931 को। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, मेरे विचारों की बिजली हवाओं में रहेगी। ये मुश्ते खाक है फानी, ये शरीर फानी है, इसने नष्ट होना ही है। ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। तो शरीर से भगत सिंह 93-94 साल पहले चला गया था, लेकिन उसे पता था विचार का। जो हमारे नौजवान साथी कह रहे थे कि भगत सिंह के, या सुभाष जी कह रहे थे कि भगत सिंह के विचारों को समझने की जरूरत है, भगत सिंह की दार्शनिकता को समझने की जरूरत है। मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ। दरअसल भगत सिंह को वर्तमान में बहुत ज्यादा लोग चाहने लगे हैं, और कुछ तो ऐसे लोग भी चाहने लगे हैं जो भगत सिंह के वैचारिक दुश्मन हैं, शत्रु। भगत सिंह जिनके लिए शत्रु है, भगत सिंह को जो शत्रु मानते हैं विचारों के स्तर पे, वो भगत सिंह का ज्यादा नाम लेने लगे हैं आजकल। तो सवाल वहीं खड़ा है कि भगत सिंह शरीर से ज्यादा, उसने खुद कह दिया था ये तो खाक, मुश्ते खाक है, ये रहेगी नहीं, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विचार रहेंगे। तो मैं आपसे वो बातें करना चाहता हूं कि भगत सिंह के वो विचार बने कैसे थे, मतलब वो भगत सिंह कैसे बना। भगत सिंह भी आपकी तरह आपके बीच में से उठ के भगत सिंह बना है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या थी जिसने भगत सिंह को बनाया। पहला तो ये कि भगत सिंह जिस परिवार में जन्मे, वो परिवार आजादी के आंदोलन में लगा हुआ था। उससे भी पहले उनके जो दादा थे अर्जुन सिंह, तब पंजाब में, हरियाणा भी उसका हिस्सा था, आंदोलन चल रहा था, आर्य समाज का बहुत आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन में आर्य समाज के उन दिनों जो आंदोलन चल रहा था, जितने भी पाखंड हैं, जितनी भी तर्कहीन बातें हैं, सबका विरोध किया जा रहा था आर्य समाज द्वारा। और भगत सिंह के दादा ने उसे स्वीकार किया, जबकि वो जट सिख थे। सिख परंपरा में आर्य समाज के लिए कोई जगह नहीं थी। सिख परंपरा ने उनका विरोध किया उस टाइम कि ये क्या कर दिया, तू आर्य समाजी बन गया। इनके परिवार को कहा गया कि क्यों आर्य समाजी बन रहे हो। तो क्योंकि वो तर्क को मानते थे, पाखंड का विरोध करते थे, तो दादा ऐसे थे। फिर परिवार में पिता, चाचा दोनों, स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह, और पिता किशन सिंह, वो सब आजादी के आंदोलन में लगे हुए थे।
तो सवाल था कि जिनका परिवार परिवेश, जिनके घर में लगातार क्रांतिकारियों का आना जाना था, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों का आना जाना था, तो एक कारण वो था जिसने भगत सिंह के विचारों को इस तरह का बनाया कि वो देश के लिए कुछ कर सकें। दूसरी बात फिर आती है स्कूल जहां आप बैठे हैं कि वहां आपको क्या मिल रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा इस स्कूल के प्रिंसिपल को कि उन्होंने भगत सिंह के जन्मदिन को मनाने के लिए एक दिन चुना और निमंत्रण दिया लोगों को कि आओ, हमारे बच्चे, हमारा स्कूल भगत सिंह का जन्मदिन मना रहा है। तो ये चीजें हैं, ये बातें हैं जिनसे हमारे दिमाग का केवल किताबों में ज्ञान नहीं है, सिर्फ असल ज्ञान परिवेश में होता है। हम देखते हैं, आज आप लोगों ने बहुत से मित्रों की बातें सुनी हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, तो वो माहौल हमें सिखाता है, समझाता है। तो भगत सिंह को इत्तेफाक से ऐसा माहौल मिला था। दूसरी चीज जो थी, जब भगत सिंह गांव में प्राइमरी 4 तक होती थी तब करके लाहौर में आए। लाहौर में आने के बाद डीएवी स्कूल में रहे। डीएवी स्कूल में रहते ही शुरुआत हो गई थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने दादा को, उसमें लिखा कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, वो पहली चिट्ठी थी। दूसरी चिट्ठी में लिखा कि जल्द मैं ठीक हूँ और दादी चाची सब ठीक होंगे, बेबे ठीक होंगे, सब लिख के बाद में एक लाइन लिखते हैं कि जल्दी ही रेलवे की हड़ताल होने वाली है और मुझे उम्मीद है वो सफल होगी। 8वीं 7वीं क्लास का बच्चा देश में होने वाली रेलवे की हड़ताल की सफलता की कामना कर रहा है। मुझे हैरानी होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि हो रही हैं चीजें। वो वहां से एक शुरुआत थी, टर्निंग पॉइंट था। लाइनें लिखी दादा को, मतलब घर परिवार की सारी बातें लिखने के बाद कहता है रेलवे की हड़ताल होने वाली है और मुझे उम्मीद है वो सफल होगी। ये चिट्ठी में लिखा दादा को। तो एक कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो वो पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गई थी। तो वो उस तरह की चीजें बहुत बचपन में दिखाई देने लगी थी। और फिर वहां से जब आए वो नेशनल कॉलेज में, नेशनल कॉलेज लाहौर जो था वो तो यूं समझो कि आजादी के दीवानों का ही स्कूल था। हमारे साथी सुभाष चर्चा करके गए हैं कि उनके प्रिंसिपल थे छबील दास। तो जैसे आपके प्रिंसिपल नथुराम जी हैं, बिल्कुल तब उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे छबील दास। छबील दास अपने बच्चों से ऐसी बात करते थे, आजादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों का बहुत दबदबा था और बहुत अत्याचार। उन दिनों में खास तौर पे जब भगत सिंह बड़ा हो रहा था, अंग्रेजों का आतंक, अंग्रेजों का डर बहुत बढ़ गया था और जलियांवाला बाग उसके बचपन में जैसा बात हुई थी हो गया था। तो उस माहौल ने, उस स्कूल के माहौल में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक और खास बात जो भगत सिंह को बड़ा बनाती है वो है लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी। और द्वारकादास लाइब्रेरी के जो संचालक हैं, लाइब्रेरियन हैं, राजाराम शास्त्री। राजाराम शास्त्री के साथ इतनी खास मित्रता थी कि जो भी कोई बढ़िया किताब होती थी वो भगत सिंह को देते थे। और भगत सिंह का पढ़ना जो है, पढ़ना और लिखना दो चीज, संसार के इतिहास में उससे बड़ा पढ़ने वाला उस उम्र तक और उससे बड़ा लिखने वाला, उससे बड़ा समझने वाला उस दौर में के संसार में, आज के भी उस उम्र में 23 साल तक संसार में कोई आदमी नहीं है। तो उस नजर से भगत सिंह बहुत बड़ा है।
कि वो पूरे संसार को समझता है, संसार के बारे में पूरी दृष्टि है, चेतना है। और फिर राजा राम शास्त्री जैसे मित्र हैं। एक हमारी बच्ची शायद सुजाता जा कौन गीत गा रही थी कि वो खून आंखों में उतरा था, तो कुछ इस तरह की लाइनें थी, जोश बड़ी थी वो, और वो सारा इस तरह का। मैं एक बात कहूं कि भगत सिंह ने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार पिस्तौल उठाया था, सिर्फ एक बार। और वो आपको पता है कि जब लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मौत हो गई, उसके बाद जो उसके लिए जिम्मेदार था, वहां का लाहौर का इंचार्ज पुलिस का स्कॉट था, लेकिन उन्होंने तय किया कि हम इसे नहीं जिंदा छोड़ेंगे जिसने हमारे महान नेता को मारा है। और उस जो उनका ग्रुप था उसने तय किया कि हम इसे खत्म करेंगे। वो कत्ल में हिस्सेदारी भगत सिंह की है, ऐतिहासिक रूप से है, और उसी के कारण उसे फांसी की सजा दी गई। इससे बड़ी सजा नहीं होती। ये बच्चे थोड़ा सा जो जिनको धूप है ना, छाया में हो जाए प्लीज, आप इधर आ जाए, जो हमारे पास आ जाए आगे। हाँ, 4-5-7 लड़के, धूप में नहीं बैठना बच्चे, बस प्लीज। तो मैं छोटी छोटी बातें कुछ, हाँ धूप में कोई नहीं बैठेगा बच्चे, तू भी आ जा बच्चे, आगे हो जा तू, हाँ कोई बात। तो हम देखते हैं, हाँ जी, तो हम देखते हैं कि भगत सिंह का जो निर्माण है वो पिस्तौल वाले का नहीं है। भगत सिंह को या तो बुत बनाया जा रहा है, या फिर कोई जैसे चार सदा वो बंदूक लेके चलता था, इधर किसी को देखता था उधर मार देता था, इधर देखता था इधर मार देता था, पीछे देखता था पीछे पिस्तौल चला देता था। भगत सिंह केवल एक बार रहा, और दूसरी घटना जो थी उसके जीवन की, जो कह सकते हैं कि थोड़ा उस नजर से डरावनी भी थी, वो था असेंबली पर बम फेंकना। पता है आपको भगत सिंह ने बम फेंका था? कहाँ फेंका था? असेंबली में बम फेंका था। कहाँ थी असेंबली? है जी, इंग्लैंड में नहीं थी बच्चे, इंग्लैंड तो भगत सिंह कभी नहीं गया, दिल्ली में थी। जो अब लोकसभा बोलते हैं जिसको, तब उसको असेंबली बोलते थे। पुराना जो लोकसभा का भवन है अब नया बन गया, उसको असेंबली बोलते थे बच्चे। तो वो भी अचानक नहीं था, यानी जो स्कॉट की जगह पे सैंडर्स को मारा गया वो भी बड़ा कारण था। और वहां भी मारकर ये नहीं था कि भगत सिंह ने यूं कहा हो कि देखो असी चकते फटे, मतलब भी उड़ा दिया। और वो उन्होंने पूरे लाहौर में पोस्टर लगाए, वो पोस्टर की कॉपी अवेलेबल है जो लाहौर की दीवारों पर चिपकाया गया। वो था, सबसे पहली लाइन थी, हम आदमी के मानव जीवन का सम्मान करते हैं, हम किसी आदमी के जीने के अधिकार को नहीं छीनना चाहते, लेकिन वो आदमी अंग्रेज सत्ता का एक कारिंदा था, इसलिए हमें मजबूर उसको मारना पड़ा। और एग्जैक्टली यही बात जब वो पार्लियामेंट में असेंबली में बम फेंकते हैं, उस समय जो पर्चे फेंके उनमें भी यही बात लिखी हुई थी। उन पर्चों में भी दर्ज है कि हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते। तो भगत सिंह की ये छवि कि वो पिस्तौल लिए फिरता था, वो तो मारता था, वो तो रगों में खून डोलता था उसके, तो मतलब
एक उसकी इस तरह की जो छवि है वो ऐसा नहीं था बिल्कुल। वो आम तो आप जैसा था, बिल्कुल वैसे ही शरारती जैसे वो पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं, वन बड़े टू बड़े, इतना ही की था वो। जैसे तुम शरारतें करते हो बिल्कुल वैसी शरारतें भगत सिंह करता था, बल्कि तुमसे भी ज्यादा करता था। राजा राम उनका पक्का दोस्त था। एक बार राजा राम के कमरे में चले गए रात को, और उनके पास एक ही खाट थी सोने के लिए। भगत सिंह और सुखदेव चले गए। सुखदेव बहुत अच्छे दोस्त थे और हम ख्याल थे दोनों, हम विचार थे दोनों। तो खाट एक ही थी, उस पे राजा राम शास्त्री सोए हुए थे, तो उसकी खाट पे बैठ गए। कहने लगे यार राजा राम शास्त्री तो बहुत अच्छे आदमी हैं। धीरे धीरे करते करते दोनों उसको दबाते गए और उसको पूरा दबा लिया। और राजा राम शास्त्री नीचे नीचे कहता मैं तो यार नीचे लेट जाता हूँ। वो खाट छोड़ के नीचे लेट गए। और एक और बड़ा रोचक, मतलब शरारत की हद है, मस्ती की हद है, खिलंदड़पने की हद है। एक बार क्या हुआ कि राजा राम शास्त्री तो नौकरी करता था, लाइब्रेरियन था, ये मलंग थे, पैसा कोई पल्ले होता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि उनको पता था कि राजा राम शास्त्री फलां ढाबे पे रोटी खाते हैं, पीछे चले गए दोनों, सुखदेव और भगत सिंह। राजा राम शास्त्री ने ये चीजें दर्ज की हैं, जो उनका मित्र था उन्होंने अपने संस्मरणों में ये दर्ज किया है। तो वहां उसके पीछे चले गए दोनों। पैसे थे नहीं, खाना खाना था। बोले यार राजा राम जी आप यहाँ आते हो, हमें तो पता ही नहीं था। और उसके एक तरफ सुखदेव बैठ गया, एक तरफ भगत सिंह बैठ गया, ताकि ये है कि पहले ना उठ के चला जाए। बीच में दबा लिया और उसको खूब खाना खाया और खूब खीर खूर खाई। और बोले यार तू यहाँ आता है, मैं तो हम तो तेरे साथ ही आ जाया करेंगे रोज। और वो जब पता चलता भाई राजा राम शास्त्री क्या, पीछे हो लेते खाना खाने के लिए। एक दिन राजा राम शास्त्री ने भी सोचा यार ये तो पीछे लग गए, पापी छोड़ती नहीं है। उसने मतलब कितने शरारती थे, उसने क्या किया कि वो खाना खाया और धीरे से निकल गया राजा राम शास्त्री। दोनों रह गए, दोनों के पास पैसे थे नहीं, दुकान वाले से लड़ाई हुई। फिर वो बाद में राजा राम शास्त्री आए, दोनों को छुड़वा के लेके गया। तो मतलब एक जो स्वाभाविक नौजवान करते हैं, जो स्वाभाविक उस उम्र के बच्चे करते हैं, वो भी करता था। लेकिन वो पढ़ता भी था और पूरे संसार को पढ़ रहा था, पूरी संसार की राजनीति को देख रहा था, पूरे संसार की राजनीति को समझ रहा था। पार्लियामेंट में जो बम की बात आई, असेंबली में जो बम की बात आई, अचानक नहीं फेंक दिया था। उसको कहां से सपना आया कि असेंबली में बम फेंक दिया जाए? तब तो उम्र कुल 18-19 साल की थी। 19 साल 20 साल वाले को कैसे पता चला कि असेंबली में बम फेंक दिए जाए? फ्रांस के एक अनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी, फ्रांस के एक लेखक थे बेला। अराजकतावाद के ऊपर भगत सिंह ने 4-5 लेख भी लिखे बेला की किताब के ऊपर। वो किताब राजा राम शास्त्री ने दी थी और वो उसने पढ़ी थी। उसमें एक जगह आता था कि बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। और ये जो पर्चे फेंके गए पार्लियामेंट में, उनकी पहली पंक्ति यही थी कि बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है, फ्रांस के दार्शनिक बेला। ये ऊपर लिख के उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही थी, ये भी कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं है, हमारे लिए आदमी का जीवन बहुत पवित्र है, हम आदमी के जीवन की कदर करते हैं। तो मैं आज इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि भगत सिंह का ये रूप जो है कि वो तो बहुत खतरनाक था, वो तो उड़ा देता था, मार देता था जैसे, वैसा भगत सिंह नहीं था। वो पढ़ता था, वो लिखता था। हम उसके पढ़ने और लिखने की चर्चा कर रहे हैं। कितना पढ़ता था। जब उन्होंने जेल में थे, पहले जो असेंबली में बम धमाका किया उसके एवज में उनको सजा हुई जीवन भर की आजीवन कारावास। बीके दत्त उनके साथ थे। और उसके बाद मियांवाड़ी जेल में भेजा उन्हें। और उसके बाद
जब ये सैंडर्स वाला केस खुला, सैंडर्स की हत्या वाला, तब उनको शिफ्ट कर दिया गया लाहौर जेल में। लाहौर की जेल में रहते हुए मियाँ वाली जेल में शुरुआत हो गई थी। इन्होंने कैदियों के हक के लिए, पढ़ने के लिए, जेल में पढ़ने की सुविधा लेने के लिए, लिखने की सुविधा के लिए भगत सिंह ने और इनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 63 दिन बाद इनके साथी जतिन दास भूख हड़ताल में मारे गए। और जतिन दास का जब मौत हुई तो पूरे देश में एक बवंडर उठा अंग्रेजों के खिलाफ। और बताते हैं कि जहां जहां से उसकी बॉडी निकल रही थी कलकत्ता जाने के लिए, हजारों हजार लोग स्टेशनों के ऊपर आके नारेबाजी करके जा रहे थे। और कलकत्ता में उन दिनों में 1929 में 4 लाख लोग जतिन दास के जनाजे में थे। उस टाइम इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, इनका जो सम्मान था देश में, महात्मा गांधी से भी ज्यादा बड़ा नाम था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या चीजें थी। तो वो किताब ने प्रेरणा दी कि असेंबली में बम फोड़ा जाए और उसमें भी मारने का ध्यान रखा जाए, ऐसा नहीं फोड़ना बम जिसमें कोई इतनी ताकतों के मार दे लोगों को। और फिर क्यों किया, कौन सा दिन चुना? उस दिन 2 एक्ट पास हो रहे थे असेंबली में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। दोनों पब्लिक के भारतीय जनता के खिलाफ थे। उन्होंने दोनों का विरोध करने के लिए विठल भाई पटेल जब अनाउंस करने लगे निर्णय उसका, तो ठीक उसी समय उन्होंने बम चलाए। उस बिलों का एक बिल तो विड्रॉ कर लिया था सरकार ने, पब्लिक सेफ्टी वाला। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जब पेश किया गया, ठीक उसी समय बम चलाए। तो ऐसे नहीं था कि यूं जाके अचानक बम फोड़ दिया। तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ी सभा और बहुत बड़ा मनन था। और उसमें भी भगत सिंह का नाम नहीं आना था। भगत सिंह को बाहर कर दिया गया था उस सेक्शन से। वो तो दोबारा फिर मीटिंग बुलाई गई और दोबारा फिर से सुखदेव ने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो फिर जो असली मकसद है वो कैसे पूरा होगा। दोबारा से मीटिंग करके भगत सिंह का नाम डलवाया और वो असेंबली में बम फेंका। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि भगत सिंह पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जेल में आंदोलन किया। भगत सिंह ने 90 दिन से भी ऊपर की हड़ताल, भूख हड़ताल की। और उसी दशा में वो पेशियां भुगतते रहे सैंडर्स केस की। पढ़ते रहे लगातार, लिखते रहे लगातार। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने बड़े साथियों को, खासतौर पे विद्यार्थियों के नाम भी चिट्ठी लिखी उन्होंने। और अंतिम चिट्ठी उन्होंने अपने साथियों के नाम भी लिखी, जो 22 मार्च 1931 को लिखी। तो भगत सिंह की अनेकों चिट्ठियां, अनेकों खत, अलग अलग विषयों पर अनेक लेख, उस समय के जितने मुद्दे थे भगत सिंह ने हर एक के ऊपर लिखा। बेशक वो सांप्रदायिकता का मुद्दा था, आज उससे भी बड़ा खड़ा है वो मुद्दा। बेशक वो अछूत की समस्या थी, आज भी उतनी बड़ी खड़ी है वो। उन सारे भाषा लिपि के सवाल थे, उस पर भी भगत सिंह ने लेख लिखे हैं। तो भगत सिंह पढ़ रहा था, भगत सिंह लिख रहा था। और उस समय बड़े काम जो थे, उसने एक किताब की भूमिका लिखी। भूमिका आमतौर पे 60-70 साल की उम्र वाले लोग लिखते हैं किसी किताब की भूमिका, कि ये किस तरह की किताब है। भगत सिंह ने तब 21-22 साल की उम्र में ड्रीमलैंड, एक उनके दोस्त ने किताब लिखी, उसकी भूमिका लिखी। उन्होंने आयरिश के एक लेखक थे, उनकी एक किताब का हिंदी में अनुवाद किया, बड़ी किताब थी। उन्होंने उनकी डायरी, जेल डायरी उनकी, जो जेल के अंदर उन्होंने किताबें पढ़ी, जो जेल के अंदर उन्होंने चिंतन मनन किया जब तक फांसी नहीं दी गई, वो उनकी डायरी 404 पेज की है। जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी। ये जो मैंने बच्चों को कुछ किताबें दी हैं, 6 किताबें भगत सिंह के बारे में,
उसमें भगत सिंह की जेल डायरी और भगत सिंह के कुछ चुनिंदा लेख वो इस किताब में शामिल हैं। और एक बच्चे को शायद भगत सिंह के दस्तावेज नाम की किताब दी है मैंने, उसमें भगत सिंह के चुनिंदा जो लेख हैं वो शामिल हैं उसमें। और कुछ बच्चों को सावित्रीबाई फुले की किताब दी है, वो महिला जो देश की पहली अध्यापिका माना जाता है, जिसे जो बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए सब तरह का अपमान सहती रही। तो मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं, मुझे दया आ रही है आप पर, असल में बहुत देर हो गई आप लोग बैठे हुए। हम खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। मैंने राजकुमार जी से कहा था कि मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा, तो मैं अब भी आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि भगत सिंह के बारे में कम पढ़ें, भगत सिंह के लिखे हुए को ज्यादा पढ़ें। भगत सिंह के बारे में बड़ा अनाप शनाप जिसके जो दिल में आ रहा है वो वैसा लिख रहा है। भगत सिंह बंदूक मारता था, भगत सिंह मार देता था, उससे थर थर कांपते थे, उससे फला होते थे। भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आपका जो मस्तिष्क के ऊपर जाले हैं वो हट जाएंगे। एक जो चीज कमाल है कि दो बातें छोटी छोटी आपको बतानी है और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये कि भगत सिंह अपने पिता से, अपने परिवार वालों से, वो आपको बहुत सारी घटनाएं पता है कि भगत सिंह की जब शादी रखी गई तो भगत सिंह घर से दौड़ गए थे, कानपुर पहुंच गए। कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ रहे और वहां प्रताप अखबार में लिखते रहे। कुछ दिन मास्टरी भी की भगत सिंह ने, कानपुर के नजदीक एक स्कूल में, गांव में मास्टरी भी करते रहे भगत सिंह। उस टाइम सुविधा थी, मास्टर ऐसे लग जाती थी। हमारे टाइम जब हमने नौकरियां ज्वाइन की थी तब भी मास्टर की नौकरी मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, मिल जाती थी ऐसी। जब मैं नौकरी में आया था मेरे पास 18 स्कूल थे, एक में जाना था मैंने, तो बहुत पढ़ाई नहीं थी उस टाइम इतनी ज्यादा, सिरसा में तो खास तौर पे नहीं थी, बहुत कम थी। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि भगत सिंह जीना चाहता था। भगत सिंह को जो यूं कहते हैं कि उसने मरने की कोई ठान रखी थी, वो तो मरना ही चाहता था, वो तो कुर्बान होना चाहता था, ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने 22 मार्च 2031 को अंतिम जो चिट्ठी लिखी, अपने साथियों के नाम पत्र लिखा उन्होंने, और उस पत्र में भगत सिंह ने लिखा कि जीने की इच्छा मेरी भी बहुत है, मैं भी भरसक जीना चाहता हूं, लेकिन मैं इस तरह का जीना पसंद नहीं करता जो अब जीना पड़ रहा है। मैं स्वतंत्र देश में जीना चाहता हूं, मैं सबको समान अधिकार मिलते हुए देखना चाहता हूं। हमें पता है कि भगत सिंह ने समाजवादी शब्द जुड़वाया अपनी पार्टी में, पहले उसका नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर भगत सिंह ने एक पूरी मीटिंग करके जो फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हमें सोशलिस्ट शब्द साथ जोड़ना है इसके, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उन्होंने अपनी पार्टी का नाम करवाया। तो भगत सिंह बहुत चेतन था। जो मैं बात कह रहा था कि भगत सिंह जीना चाहता था, कोई उसकी ऐसे मरने की और सिर चढ़ के मरने की कोई तमन्ना नहीं थी, लेकिन उसने, अपने पिता ने उसके अपील डाली माफी के लिए, उसकी सजा की माफी के लिए, और उसके बाद अक्टूबर 30 में भगत सिंह ने अपने पिता को इतनी सख्त चिट्ठी लिखी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने अपने पिता को लिखा कि आपने मेरे जीवन का खुद फैसला करने की कोशिश की, ये पिता का मोह है, अगर आप मेरे पिता ना होते तो मैं आपको गद्दार से कम कुछ ना कहता। तो पिता के लिए भी उसने ये शब्द कहे, लेकिन
एक उद्देश्य, मेरा जीवन एक उद्देश्य को समर्पित है और मैं उस उद्देश्य के लिए कुर्बान हो रहा हूं। और अंतिम जो बात थी कि भगत सिंह जब शहादत हुई उसकी 23 मार्च को, 24 को दी जानी थी फांसी सुबह 7 बजे, लेकिन 23 को शाम को फांसी दी गई, क्योंकि पूरे देश में, उससे पहले हो गई थी चीजें, पूरे देश में उनके हक में जुलूस हो रहे थे और सब प्रदर्शन हो रहे थे, तो 23 की शाम को उसे फांसी दी गई। भगत सिंह उस समय भी पढ़ रहा था, उस समय भी भगत सिंह पढ़ रहा था लेनिन की जीवनी। तो कमाल ये है कि जो बंदे को पता है कि 2 घंटे बाद फांसी दी जाएगी, तब भी बंदा पढ़ रहा है, तो आप कल्पना करें कि किस स्थिति में, किस हालत तक पढ़ा जाना चाहिए कि मौत के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और तब भी वो पढ़ रहा है। और उसको पंजाबी के एक बड़े कवि हैं अवतार सिंह पाश, उन्होंने लिखा था कि देश के नौजवानों को वहां से पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए जो पेज भगत सिंह ने पढ़ते हुए मोड़कर छोड़ा था। तो मैं अपने बच्चों से, आपसे ये उम्मीद करूंगा कि हम सभी भगत सिंह को जानेंगे, भगत सिंह को समझेंगे, संभव हुआ तो भगत सिंह की मानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।